गुड इवनिंग एवरीवन। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स लेवल पे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को लेते हुए एक एक टॉपिक का हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। चलिए आज की T20 में हमारा जो पहला करंट अफेयर्स है नेशनल न्यूज से लेते हैं कि इसमें से किस राज्य को अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में शीर्ष स्थान दिया गया है। पहले थोड़ा सा समझते हैं कि अनीमिया क्या है। अनीमिया ये रक्त की कमी से संबंधित है। तो भारत सरकार ने 2018 में अपने पोषण अभियान के तहत अनीमिया मुक्ति के लक्ष्य रखे थे, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवर्ष पोषण अभियान के तहत प्रतिवर्ष अनीमिया के पेशेंट्स में 3% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था और 2022 तक एक माइलस्टोन अचीव करने का टारगेट रखा गया था। तो अनीमिया में क्या होता है कि हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। तो अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन या जिसे हम आयरन कहते हैं उसकी कमी हो जाए, आयरन क्या काम करता है? ये हमारे बॉडी में जाने वाले ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना करके उसको सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है और ऑक्सीजन जो है वो एनर्जी बर्न करने में, एनर्जी जनरेट करने में बहुत आवश्यक होता है। तो जैसे ही किसी को खून की कमी या एनीमिया का शिकार होते हैं तो बॉडी में वाइटनेस बढ़ती जाती है, सफेद कलर हमारी बॉडी में दिखाई पड़ने लगता है। वैसे तो 400 प्रकार के अनीमिया होते हैं, जिसमें से 50% अनीमिया जो है वो आरबीसी की कमी या आयरन की कमी के कारण जनरेट होता है। तो पोषण अभियान के तहत भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6x6 का स्ट्रैटेजी रखा जाएगा। 6x6 का स्ट्रैटेजी क्या है? इसमें 6 प्रकार के लाभार्थियों को रिकॉग्नाइज किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर के लैक्टेटिंग वुमन, प्रेग्नेंट वुमन, इन 6 कैटेगरी के लाभार्थियों को रिकॉग्नाइज किया गया। जैसे ज्यादातर अनीमिया की समस्याएं महिलाओं में देखी जाती हैं। महिलाओं में अगर हम देखें तो लगभग 1 लाख जो डेथ हैं वो अक्सर अनीमिया के कारण महिलाओं में होती हैं, क्योंकि महिलाओं में उनके मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान रक्त की कमी हो जाती है। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान महिलाओं में रक्त का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो रूरल एरिया में इनके कारण लगातार जो मैटरनल डेथ्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो मैटरनल डेथ का एक बहुत बड़ा कारण होता है पोस्टपार्टम जो डेथ होती है, ठीक है। पोस्टपार्टम डेथ में होता है कि डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के दौरान जो है ना, ब्लड लॉस की वजह से महिलाओं का मृत्यु हो जाए। तो इसमें 6 प्रकार के लाभार्थी रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जिसमें ज्यादा फोकस बच्चों और ऐसी महिलाओं पर दिया गया है। 6 गतिविधियां और 6 संस्थागत सुधार। अब ये 6 कौन से हैं? ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यूपीएससी के मेंस में आंसर लिखना हो तो वहां पर हम इसे देखेंगे। पर आप ये याद रखिएगा 6x6 का जो स्ट्रैटेजी है वो अनीमिया मुक्त अभियान का स्ट्रैटेजी है। तो पोषण अभियान के तहत इसमें टारगेट रखा गया है कि 3% प्रतिवर्ष कमी करना है और जो महिलाओं की डेथ हो रही है अनीमिया के कारण उसको 2022 तक 50% तक रिड्यूस करना है। तो अगर हम देखें तो 1,30,000 डेथ्स होती हैं महिलाओं की जो मैटरनल डेथ हैं, और इस मैटरनल डेथ में 1,30,000 में लगभग 1 लाख जो डेथ हैं वो अनीमिया के कारण होती हैं। इसलिए अनीमिया से मुक्ति पाना जो है वो पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। अब इसके लिए क्या है कि अनीमिया को दूर करने के लिए आयरन रिच
सब्सटेंस आयरन रिच आहार लिया जाए, ठीक है, जैसे हरी सब्जियां खाया जाए, गुड़ गुड़ खाया जाए, फल खाया जाए, दूध पिया जाए, ये सारी जो है इसके आहार के माध्यम से इसको हम कम कर सकते हैं। तो कम कैसे किया जाए, उसकी गतिविधियां इसमें बताई गई हैं, 6 प्रकार की गतिविधियां। पोषण से संबंधित, व्यवहार परिवर्तन से संबंधित, जैसे व्यवहार परिवर्तन में इसमें बताया गया है कि जब भी डिलीवरी हो तो जो कॉर्ड काटी जाती है, जो बच्चे को और मां को कनेक्ट करती है, वो कॉर्ड काटी जाती है, उस कॉर्ड काटने में 3 मिनट का डिले किया जाए ताकि ब्लड सप्लाई आसानी से डिटैच हो जाए। इस तरीके की जो व्यवहारगत परिवर्तन है वो भी सुरक्षा कर्मियों को सिखाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अनीमिया मुक्त भारत का टारगेट रखा गया है। अब इसमें हरियाणा को प्रथम राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। स्लाइड ये मूव नहीं हो पा रही है, फिर से मैं ऑन करता हूं। हो गया। इसमें हरियाणा जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। हरियाणा को अभी हाल में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहां पर लगभग 93% तक इसका रिडक्शन कर लिया गया है, ठीक है। देश में हरियाणा ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है और ये जो इसकी परफॉर्मेंस मुख्यतः इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज हुई है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। 24/7 इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और मेडिकल एड्स प्रोवाइड किया गया है हरियाणा में, जिसकी वजह से ये बड़ा सुधार इसमें देखा गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा अंक इसको प्राप्त हुए हैं, 46.7 पॉइंट इसको प्राप्त हुए हैं, जिसकी वजह से हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा है। तो अनीमिया मुक्त प्रोग्राम पोषण अभियान का ही एक हिस्सा है, ठीक है। इससे होने वाली सबसे ज्यादा डेथ्स महिलाओं की हैं, अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन जो डिलीवरी के दौरान है। इसको भी आप थोड़ा सा पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यश या राइट, हरियाणा को बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रेणी का पुरस्कार ISA सौर पुरस्कार की श्रेणी के रूप में प्रदान नहीं किया जाता है? पिछली क्लास में मैंने ISA के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो 2015 की पेरिस क्लाइमेट समिट, पेरिस संधि जो हुई थी, ठीक है, जो कार्बन एमिशन वगैरह से रिलेटेड थी, तो इसमें ISA का गठन हुआ। भारत और फ्रांस, भारत का इसमें मुख्य रोल है। ISA का जो हेड ऑफिस है वो भी गुरुग्राम में बनाया गया है। तो ISA जो है वो उन सभी देशों का संगठन है जो कर्क रेखा और मकर रेखा पर पड़ते हैं या इनके बीच में पड़ते हैं, जहां पर सोलर पोटेंशियल काफी हाई है। लगभग 300 दिनों का क्लियर स्काई यहां पर पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। तो ISA जो है वो एक अवार्ड देता है जिसको कहते हैं ISA सोलर अवार्ड। ISA सोलर अवार्ड विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। हालांकि सभी सौर ऊर्जा से ही रिलेटेड है, उसकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उसमें इनोवेशन से रिलेटेड है, पर इनके अलग अलग कैटेगरीज रखी गई हैं। अब इसमें 4 में दिया गया है कि कौन सा कैटेगरी जो है वो ISA अवार्ड में शामिल नहीं किया जाता है। ISA अवार्ड में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ISA अवार्ड में जो शामिल नहीं किया जाता है वो है सुनीता विलियम्स पुरस्कार, ठीक है। इसमें शामिल क्या क्या किया जाता है वो भी एक बार देख लेते हैं। इसमें जैसे विश्वेश्वरैया पुरस्कार है, ठीक है, ये शामिल किया जाता है। कल्पना चावला पुरस्कार ये शामिल किया जाता है। दिवाकर अवार्ड ये शामिल किया जाता है। तो विश्वेश्वरैया पुरस्कार जो है ना, जैसे ये विश्वेश्वरैया पुरस्कार है, ये सौर ऊर्जा के अपनी सौर क्षमता का अधिकतम प्रयोग जो करता है, उसे प्रोवाइड किया जाता है विश्वेश्वरैया अवार्ड। सौर क्षमता का अधिकतम प्रयोग करने वाले संस्थान को या किसी व्यक्ति ने इसमें कोई विशेष योगदान दिया है उसे यह अवार्ड प्रदान किया जाता है, या किसी देश को प्रदान किया जाता है जिसने इसमें विशेष कार्य किया है, ठीक है। इसके अलावा कल्पना चावला को हम देखें तो यह वैज्ञानिक
वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग क्षमता जो कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में सहायक है। ऐसी वैज्ञानिक इंजीनियरिंग क्षमता का विकास जो कि सौर ऊर्जा के निर्माण में सहायक होती है, उसे कल्पना चावला अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। दिवाकर पुरस्कार इसमें किसे दिया जाता है? दिवाकर पुरस्कार ऐसे संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जिसमें दिव्यांग लोगों के हित के लिए किसी मेजबान देश ने सौर ऊर्जा का प्रयोग किया है। ठीक है। ये दिव्यांग हित के लिए, ये इसके तहत दिया जाता है। ठीक है। तो ये 3 अवार्ड जो हैं, विश्वेश्वरैया, दिवाकर और कल्पना चावला, ये रिलेटेड हैं हमारे आईएसए सौर पुरस्कार से। सुनीता विलियम पुरस्कार इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, ये साइंस एंड टेक और डिफेंस से रिलेटेड है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज से, भारतीय नौसेना ने, अच्छा इन पुरस्कारों के बारे में एक और आप यहां पर कि विश्वेश्वरैया किसे मिला है? विश्वेश्वरैया जो है ना, जापान को, एशिया प्रशांत के क्षेत्रों में, ठीक है, जापान के और यूरोप के कुछ क्षेत्रों को विश्वेश्वरैया अवार्ड दिया गया है जिन्होंने अपनी सौर क्षमता का अधिकतम प्रयोग किया है। कल्पना चावला, कल्पना चावला अवार्ड जो दिया गया है ये आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं डॉक्टर भीम सिंह, डॉक्टर भीम सिंह, और दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वाटर अथॉरिटी को, दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वाटर अथॉरिटी को संयुक्त रूप से दिया गया है। बेसिकली इसमें दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वाटर अथॉरिटी में हैं डॉक्टर आयशा अल नौमी, इनको मिला है दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वाटर अथॉरिटी की डॉक्टर आयशा अल नौमी को यह अवार्ड मिला हुआ है। कल्पना चावला अवार्ड किसे दिया जाता है? यहां पे मैंने बताया आपको, ठीक है, कि वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग, ऐसी वैज्ञानिकता और इंजीनियरिंग जो कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में सहायक है। उसके अलावा जो दिवाकर पुरस्कार है ये अर्पण संस्थान और आरुषि सोसाइटी, अर्पण संस्थान और आरुषि सोसाइटी को दिया गया है। ठीक है। आईएसए के जो अध्यक्ष हैं, आईएसए के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है उपेंद्र त्रिपाठी। इस बार आईएसए काफी चर्चा में है क्योंकि इसकी समिट भी हुई है, इस वजह से ये काफी चर्चा में है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना काफी अधिक है। चलिए हम बात कर रहे थे कि भारतीय नौसेना ने किस जहाज से मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो अभी भारत में डेवलप की जा रही है, ये तो पूरी तरीके से इंडिजिनियसली डेवलप की जा रही है, जो पूरी तरीके से स्वदेशी विकसित है। पर ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी जो भारत को अक्वायर हुई, उसमें रशिया का काफी मदद था। तो ये भारत और रूस का संयुक्त प्रक्रम था। बाद में अब ब्रह्मोस पूरी तरीके से भारत जो है इसको डेवलप करता है। ठीक है। तो नौसेना ने किस जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? मैंने मिसाइलों के विषय में एक करंट अफेयर क्लास में चर्चा की थी कि क्रूज मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल अब प्रोजेक्टाइल मोशन में छोड़ी जाती हैं और अपने पीक तक ये अगेंस्ट ग्रेविटी जाती हैं और प्रोपेल की जाती हैं। बाद में ये ग्रेविटी के साथ ही नीचे गिरती हैं। ठीक है, ये बैलिस्टिक होती हैं।
क्रूज मिसाइल जो है वो कंट्रोल्ड होती हैं और वो सरफेस के पास में उड़ती हैं और इन्हें कभी भी इनकी दिशा चेंज की जा सकती है, टारगेट चेंज किया जा सकता है और इसमें स्टेल्थ क्षमता होती है, राडार भी इनको पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि ये काफी नीचे होते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये एक सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब ध्वनि की स्पीड से अधिक तेज चले। तो ये ध्वनि की स्पीड, इसकी स्पीड है 2.8 मैक, 8 मैक। मैक जो है वो ध्वनि की स्पीड को मापने के लिए 2.8। तो एक तरीके से कह लीजिए कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी जो स्पीड है वो ध्वनि से 3 गुना रफ्तार से ये चलती है। ठीक है, तो इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वो आईएनएस चेन्नई जहाज से इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो एक हाई लेवल युद्धाभ्यास किया गया था जिसके माध्यम से इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह पूरी तरीके से भारत में निर्मित स्वदेशी है। अभी है भारत ने ब्रह्मोस को डेवलप करने की पूरी क्षमता प्राप्त कर ली है, पर इसमें रशिया की मदद इसको रही है। इस मिसाइल का जो रेंज है वो 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, मौजूदा क्षमता में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई, जैसे ये लगभग 300, 290, 300 के आसपास था। अभी टेस्ट की गई है, इसकी स्पीड जो है बढ़ करके 400 किलोमीटर की मारक क्षमता इसकी हो गई। तो भारत के लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट मिसाइल ये है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, दिस इज ब्रह्मोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस जगह से परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो इंटीग्रेटेड, जो भारत का इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्टिंग प्रोग्राम है उसके तहत ये सारी मिसाइल जो है टेस्ट की जाती हैं। कहां से? इस परमाणु सक्षम का अर्थ यह होता है ऐसी मिसाइल जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, वो क्षमता किलो टन में भी हो सकती है, सब किलो टन में भी हो सकती है, इस प्रकार से ये हो सकती है। तो चांदीपुर उड़ीसा का बालासोर तट है, बालासोर तट के पास मिसाइल टेस्टिंग रेंज है चांदीपुर। ज्यादातर मिसाइलों का यहीं से परीक्षण होता है। ठीक है, तो यहां से इसका परीक्षण ठीक है, यहां से इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो सही ऑप्शन है हमारा चांदीपुर उड़ीसा क्षेत्र से। ठीक है, ये इसका फर्स्ट फ्लाइट ट्रायल रहा है। ठीक है, इस तरीके का फर्स्ट ट्रायल रहा है और अब ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर जाकर के शामिल हो जाएगी इंडियन नेवी के शिप्स से। ठीक है, तो ये पहली स्वदेशी सतह से सतह मार करने वाली, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 350 किलोमीटर की रेंज है इसकी। ठीक है, और ये 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिएट किया जा सकता है, जैसे ये इस तरीके से छोड़ी जा सकती है, ये 80 डिग्री तक हो सकता है। तो इसका फायदा क्या होगा? ये पास में, अगर हमें पास में किसी को मारना है, ये छोड़ना है, तब भी ये छोड़ी जा सकती है, और दूर पे किसी को छोड़ना है, कहीं दूर पर हमारा टारगेट है, लॉन्गर डिस्टेंस पर है, तो वहां पर भी इसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये पृथ्वी 2 मिसाइल की खास बात है। ठीक है, दिस इज पृथ्वी 2 मिसाइल, पृथ्वी सीरीज है ये पूरा। नेक्स्ट देखते हैं, वायु से सतह पर मार करने वाली एंटी टैंक मिसाइल जिसका हाल ही में डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है।
वायु से सतह, देखिए एंटी टैंक मिसाइल इसमें दो हैं, एक है सैंट मिसाइल, ये भी एंटी टैंक है, नाग मिसाइल ये भी एंटी टैंक है, ये दोनों ही एंटी टैंक मिसाइल हैं। पर सवाल क्या है कि वायु से सतह पर मार करने वाली एंटी टैंक मिसाइल, तो वायु से सतह पर मार करने वाली जो एंटी टैंक मिसाइल है वो है सैंट मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली नाग मिसाइल है, ठीक है। वायु से सतह पर मार करने वाली एंटी टैंक मिसाइल सैंट मिसाइल है। तो ये भी उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज उड़ीसा के तट पर है, यहां से इसका परीक्षण किया गया। सैंट का फुल फॉर्म एक बार लिख लीजिए, सैंट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। तो एंटी टैंक मिसाइल जो है वो एक तरीके से, ये जो सैंट मिसाइल है ये हेलेना का ही उत्कृष्ट संस्करण है, वायु से सतह पर मार करने वाली हेलेना का ही उत्कृष्ट संस्करण है, ठीक है। ये इसका 11वां परीक्षण रहा है। ठीक है, और इसका विकास किया है डीआरडीओ ने, याद रखेंगे, इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, ठीक है। तो ये भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टैंक बेस्ड वॉरफेयर टेक्निक्स होती हैं, जिसमें घेराव किया जाता है, टैंकों से कवर फायर दिया जाता है, वहां पर टैंकों को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस तरीके की मिसाइल हमारे जो जेट यान हैं उनके लिए बहुत उत्तम साबित होगी, ठीक है। दिस इज सैंट मिसाइल, इसे आसानी से लोड किया जा सकता है और फायर किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से देश में फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? फेस स्कैन, देखिए जैसे हम फोन में अपना फेस स्कैन टेक्निक्स देखते हैं, अभी फोन में भी फेस स्कैन लॉक होता है, पर फेस स्कैन टेक्निक को बैंकिंग सुविधा के क्षेत्रों में, जैसे भारत में आधार कार्ड वगैरह होता है तो हमारे बायोमेट्रिक्स वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है, पर यहां पर फेस स्कैन नहीं लिया जाता है। तो फेस स्कैन करके बैंकिंग सुविधाएं देने वाले देशों में पहला देश जो शामिल हुआ है वो है सिंगापुर, ठीक है। इसका नाम है सिंग पास फेस वेरिफिकेशन, सिंग पास फेस वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि आप हर कुछ समय में अपना फेस स्कैन करके फेस में, अगर लेट सपोज कि कुछ चेंजेस आए हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो उन चेंजेस को भी अपडेट किया जा सकता है और अपनी सारी बैंकिंग सुविधाएं जो है वो आप फेस स्कैन के माध्यम से अपने ही फोन से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्यादा फ्रिस्क हो जाएगा, प्रोसेस कम हो जाएगा, सारी सुविधाएं बैंकिंग की ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी और भविष्य में इस तरीके की टेक्नोलॉजी दूसरे क्षेत्रों में भी प्रयोग की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा करने वाला सिंगापुर जो है वो पहला देश बना है। यहां का एक डीबीएस जो बैंक है उसने इस तरीके की पहल की है। 22 अक्टूबर को टैंक रोधी मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण किया गया है। अब इसका अंतिम परीक्षण हो गया है, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर स्टार्ट होगा और जल्दी ही इसको शामिल कर लिया जाएगा। तो ये जो नाग मिसाइल है, ठीक है, डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये 3rd स्टेज की है। तो डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है पोखरन से। पोखरन से डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। यह भी एक एंटी टैंक मिसाइल है। यह भी क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो एंटी टैंक मिसाइल जो है, जिस तरीके से हमारे बॉर्डर पर टेंशन है, वहां उसके लिए हमें एंटी टैंक मिसाइल बहुत आवश्यक है। तो ये जो एंटी टैंक मिसाइल है, इसे हम दिन या रात दोनों ही समय में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जो फोर्टिफाइड टैंक वॉरफेयर टेक्निक्स होती हैं, उसके लिए इसका
मुख्य प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही टैंक से घेराव करके कवर फायर दे करके सेना को एंटर कराने वाला टेक्निक होता है फोर्टिफाइड टैंक वॉरफेयर टेक्निक। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारा इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, इसमें एक डिफेंस का पीएसयू है जिसका नाम है BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, डीआरडीओ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसमें शामिल है। डीआरडीओ का जो स्पेशल विंग है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत ये डेवलप किया जाता है और इसमें जो पीएसयू है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो शामिल है वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो इन दोनों का ये ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, इसका सफल परीक्षण कहां से किया गया है? पोखरण से, पोखरण से किया गया। भारत ने अपने सबसे पहले जो परमाणु बम का टेस्टिंग भी किया था वो भी पोखरण से, राजस्थान से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज द नाग मिसाइल, यू कैन से 22 अक्टूबर को कौन सी स्वदेशी युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? हम यहां पर देख रहे हैं कि डिफेंस के सेक्टर में भारत बहुत बड़ी मात्रा में इंडिजिनस एबिलिटी हासिल करता जा रहा है, जैसे ब्रह्मोस के क्षेत्र में देखा और अब यहां पर युद्धपोत विकसित करने में हम देखें तो भारत बहुत तेजी से प्राप्त कर रहा है स्वक्षमता ऐसे मिसाइल्स को डेवलप करने में, युद्धपोतों को डेवलप करने में। और ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब एक शक्तिशाली चाइना जैसा शक्तिशाली देश जिसका एशिया पैसिफिक रीजन में लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो भारत को इस क्षेत्र में अपनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए अपनी स्वदेश क्षमता, स्वदेश निर्मित क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। हम लगातार रूस पे या अमेरिका पे इस चीज के लिए निर्भर नहीं रह सकते हैं और इसी क्षेत्र में एक जो बड़ा प्रयास हुआ है वो ये हुआ है कि स्वदेश निर्मित युद्धपोत जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा युद्धपोत है? ये है INS कावरत्ती। ठीक है, युद्धपोत इसका मतलब है कि ये जो है फाइटर जेट्स को भी कैरी कर सकता है, न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है, पनडुब्बियों को डिटेक्ट कर सकता है, उनको न्यूट्रलाइज एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस तरीके की सारी क्षमताएं इसमें हैं INS कावरत्ती। तो INS कावरत्ती का प्रोडक्शन किसने किया, इसको बनाया किसने है? ठीक है, तो इसका जो डिजाइन है वो DND, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा किया गया है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो गार्डन रीच, शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसको कहते हैं GRSE, गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है, ये कोलकाता में है, गार्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता में है। तो डिजाइन DND ने, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने, और प्रोडक्शन गार्डन रीच शिपयार्ड ने, इसने इसको तैयार किया है और ये अब भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। तो ये क्या है? एक एंटी सबमरीन है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, सबमरीन्स को भी ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 28, ठीक है, जो नौसेना में विशेष क्षमता विकसित करने के लिए चलाया गया। इसमें एक बड़ा कदम है INS कावरत्ती जो स्वदेश निर्मित है, इसका भारतीय नौसेना में शामिल होना। ठीक है, तो ये लंबी दूरी तक तैनाती कर सकती है, लंबे समय तक किसी वॉर जोन में ये रह सकती है, फ्यूल सपोर्ट, वॉरहेड सपोर्ट ये प्रोवाइड कर सकती है वहां पर हमारी जो वायुसेनाएं हैं उनको भी, क्योंकि इस पर आसानी से जो फाइटर जेट्स हैं वो लैंड कर सकते हैं और यहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए मुझे कि नौसेना प्रमुख या एडमिरल कौन है इस समय? कौन है नौसेना प्रमुख या एडमिरल कौन है नौसेना के? काफी बात हम लोगों ने डिफेंस सेक्टर से कर ली है, तो बताइए मुझे यहां पे नौसेना प्रमुख कौन है। तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। दिस इज INS कावरत्ती। चलिए, भारत जो है
वो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण 22 से 25 दिसंबर में आयोजित होगा, ये कौन सा संस्करण होगा? ठीक है, विज्ञान महोत्सव। भारत के लिए साइंस एंड टेक के क्षेत्र में तेजी से विकसित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एशिया के जो डेवलप्ड कंट्री, जिसमें हम देखें तो एशिया के पावरफुल कंट्रीज में चाइना जो है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अमेरिका के बराबर जाकर खड़ा हो रहा है, और इसका एक श्रेय, जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है, वो वहां की टेक्नोलॉजिकल क्षमता को जाता है, जो टेक्निकल एबिलिटीज उसने डेवलप की हैं उस पर जाता है। तो भारत के लिए भी बहुत आवश्यक है कि ये भी अपनी टेक्निकल एबिलिटीज को पिनाकल्स तक, ऊंचाई तक लेकर के जाए। और इस क्षेत्र में जो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव होता है, इसमें नॉलेज शेयरिंग होता है, इनोवेशंस पर बात होती है, ठीक है, जिससे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफी कुछ कर सकते हैं और नई टेक्नोलॉजीज को विकसित कर सकते हैं। तो इसी क्षेत्र में भारत ने कौन सा संस्करण, जो 22 से 25 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, यह विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण है? यह 6वां संस्करण है विज्ञान महोत्सव का। ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, जो 5वां संस्करण था, 5th इसका ऑर्गेनाइजेशन था, 5वां जो संस्करण था वो 5 से 8 नवंबर 2019 को हुआ था। ठीक है, तो ये जो विज्ञान महोत्सव है इसकी शुरुआत 2015 से हुई है। ठीक है, ये स्टार्ट कब से हुए हैं? 2015 से इसका स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, प्रथम और द्वितीय संस्करण जो है इसका दिल्ली और चेन्नई में हुआ है, और आगे चल करके चौथा संस्करण लखनऊ में हुआ है। इस तरीके से इनका आयोजन विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। अब इसमें विभिन्न टेक्निकल संस्थान के छात्रों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें छात्र शामिल होते हैं। ठीक है, इनोवेटर्स शामिल होते हैं, साइंटिस्ट यहां पर शामिल होते हैं, क्राफ्टमैन शामिल होते हैं, जो विभिन्न क्राफ्ट्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। फिर फार्मर टेक्नोलॉजी, फार्मर्स या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की चीज डेवलप की गई है तो फार्मर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो शामिल होते हैं। टेक्नोक्रेट्स कहा जाता है साइंटिस्ट को, जो कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में विशेष योगदान देते हैं। टेक्नोक्रेट्स को इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरीके के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। 2015 से यह प्रारंभ हुआ है और यह इसका 6ठा संस्करण है जो आयोजित किया जाना है। ठीक है, तो हमारे एक तरीके से कहिए हमारा लक्ष्य क्या है? अब आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत को बनाने में इस तरीके के विज्ञान महोत्सव का, नॉलेज शेयरिंग इवेंट्स का बड़ा योगदान रहने वाला है। यश, आपने आंसर दिया। करमवीर सिंह, बिल्कुल सही। यश, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि दिस इज द लोगो ऑफ विज्ञान महोत्सव। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये GHI इसे कौन विकसित करता है? GHI कौन विकसित करता है? इसके पैमाने क्या होते हैं, किस तरीके से इसके रिजल्टेंट्स होते हैं, इस पर थोड़ा सा देखते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसको जारी करता है आयरलैंड की एक एजेंसी है, ठीक है, जिसको कहते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये कहां की है? आयरलैंड। कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का। और जर्मनी का संगठन है वेल्ट हंगर हिल्फे। ये जर्मन लैंग्वेज में है,
ठीक है, तो ये जर्मनी का संगठन, तो ये दोनों मिल करके इसे जारी करते हैं। देखिए इस बार ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार का नोबेल प्राइज जो है ना वो भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, तो फूड और हंगर से रिलेटेड काफी बातें इस वर्ष में हो रही हैं, इस वजह से ये इंडेक्स जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो इस बार इंडेक्स जारी हुआ है ये इसका 15th एडिशन है, 15th एडिशन है। अब होता क्या है कि इसमें 100 पॉइंट होते हैं, 100 पॉइंट्स होते हैं, इसमें जिसके पॉइंट सबसे कम आते हैं, ठीक है, जिसके पॉइंट सबसे कम आते हैं वो हंगर फ्री माना, उतना हंगर फ्री माना जाता है। तो मान लीजिए जिसका पॉइंट आए 0 से 9.9 तक के, ये एकदम हंगर फ्री माने जाते हैं, जहां पर हंगर नहीं है। तो 0 जिसका है उसका सबसे कम है, और जिसका 100 है, ठीक है, वहां पर पूरे भूखमरी है। तो ऐसा किसी का नहीं है कि जिसका बिल्कुल 100 हो। ठीक है, इसको विभिन्न कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसका 9.9 तक है, ठीक है, वो लो हंगर, वेरी लो हंगर कैटेगरी में आता है। जिसका 9.9 से 10 से लेकर के 19.9 तक होता है, ठीक है, उसमें मॉडरेट हंगर कंडीशन है। ठीक है, जिसका 20 से जिसका 34.9 तक आता है, 20 से वो सीरियस कैटेगरी में, सीरियस हंगर प्रॉब्लम यहां पर है। 35 से लेकर के 49.9 तक जहां पर आता है, ठीक है, यहां पर अलार्मिंग कंडीशन है, अलार्मिंग कंडीशन है। और जिसका 50 से अधिक आता है वेरी अलार्मिंग कंडीशन है, ये वेरी अलार्मिंग कंडीशन है। जिसका 50 से ज्यादा आता है, तो भारत का इसमें कितना, भारत को कितने पॉइंट मिले हैं? भारत को मिले हैं 27.2। तो इस तरीके से देखें तो भारत किस कैटेगरी में आता है? भारत सीरियस कैटेगरी में आता है, सीरियस कैटेगरी में आता है। तो इस बार जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है? इस बार इसमें शामिल किया गया है 107 देशों को। 107 देशों में भारत की जो रैंकिंग है, 107 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो 94 है। पिछले वर्ष भारत की जो रैंकिंग थी, पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग थी वो 102 थी। तो इस हिसाब से हमको दिख रहा है सुधार हुआ है, 102 थी, ठीक है। और इस बार कुछ सुधार हुआ है, पर इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, पिछले वर्ष 117 देशों का आंकड़ा लिया गया था, ठीक है। पिछले वर्ष 117 देशों का आंकड़ा लिया गया था, और इस वर्ष जो है इसमें केवल 107 देशों का लिया गया। तो अगर प्रोपोर्शनेटली देखें तो कोई विशेष सुधार यहां पर नहीं हुआ, हम लगभग उसी कंडीशन में खड़े हुए हैं, ठीक है, उसी कंडीशन में खड़े हुए हैं। अब यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे पड़ोसी सभी देश भारत से इस हंगर इंडेक्स में बेहतर स्थान रखते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान का रैंकिंग है 88, पाकिस्तान की रैंकिंग है 88। साउथ एशिया में, मतलब जो हमारे सार्क कंट्रीज हैं, सार्क कंट्रीज जो 8 देश हैं, इसमें अगर हम देखें तो सबसे जो बेहतर स्थान आया है वो श्रीलंका का आया है, ठीक है। नेपाल को भी देखें तो नेपाल का 73 रैंक आई है, ठीक है। बांग्लादेश का, अब देखिए बांग्लादेश जैसे भी छोटे देश जिनको भारत ने ही बनने में मदद किया, बांग्लादेश भी 75th रैंक पर है, ठीक है। श्रीलंका 64th रैंक पर है। म्यांमार 78 रैंक पे। तो इसमें आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि शार्क देशों में सबसे बेहतर रैंकिंग है श्रीलंका की, ठीक है, म्यांमार। अब इन सार्क देशों में सबसे वर्स्ट रैंकिंग है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की। भारत सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर है दक्षिण एशियाई देशों में, ठीक है। अफगानिस्तान, इसकी रैंकिंग 99 है,
ठीक है, तो भारत की 94 रैंकिंग है और इसकी रैंकिंग है 99। ठीक है, अब देखिए जैसा कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिसमें कहा गया है कि 2030 तक जीरो हंगर प्राप्त करना है, और यहां पर भारत जैसे देश जिसकी जनसंख्या वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है, वहां पर हंगर का काफी सीरियस इशू बना हुआ है। तो ये बहुत अलार्मिंग है हमारे लिए कि शायद 2030 तक हमें ये कर पाना काफी मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो पैमाने लिए जाते हैं, किस पैमाने के आधार पर आप जज करेंगे? ठीक है, तो इसमें अंडर या अल्प पोषण को लिया जाता है। कितनी जनसंख्या है? जैसे मैं आपको बताऊं, भारत में 14% जो बच्चे हैं, ठीक है, चाइल्ड एज में जो हैं, उनमें मेल नरिशमेंट देखा गया है। ठीक है, और चाइल्ड वेस्टिंग, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि वेस्टिंग क्या होती है। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है? चाइल्ड वेस्टिंग होती है कि बच्चों में उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ में उनके वजन का ना बढ़ना, इसको वेस्टिंग कहते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग, और एक टर्म होता है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, वेट ना बढ़ना, वजन ना बढ़ना, न्यूट्रिशन की कमी के कारण, साफ सफाई के कारण। चाइल्ड स्टंटिंग में जो है ना, वो हाइट या उनका ओवरऑल ग्रोथ, लंबाई चौड़ाई, ओवरऑल ग्रोथ लंबाई वगैरह ना बढ़ना, उनका अपने साइज से छोटा रह जाना, जो विकास उनका हो सकता था। ठीक है, तो चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट, ठीक है, ये, और चाइल्ड मॉर्टैलिटी। ठीक है, भारत ने इन 4 में जिसमें सबसे ज्यादा बेहतर काम किया है वो है चाइल्ड मॉर्टैलिटी को काफी रिड्यूस कर पाया है भारत सफलतापूर्वक। पर इन 3 क्षेत्रों में भारत को अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड, अगर हम डिटेल्ड डिस्कशन देखें तो चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग के मामले में तो भारत बांग्लादेश से भी काफी पीछे है। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा जो कारण है, चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग का बहुत बड़ा कारण रहा है भारत में, वो रहा है ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच जाने की जो प्रवृत्ति रही है भारत के लोगों में, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इसे विकसित बताया भी कि खुले में शौच जाना जो है वो चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग को डेवलप करता है, क्योंकि बच्चे भी वहीं पर जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी लो होती है, बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको हो जाते हैं, हैजा, कॉलरा जैसी बीमारियां होने से उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो एक बार न्यूट्रिशन की कमी चाइल्ड एज में हो जाती है तो मसल्स का, बोन्स का, ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो काफी हैम्पर हो जाता है। और अगर 8 साल तक किसी बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता रहता है तो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है उसमें काफी प्रभाव आता है। बड़े उम्र में करके ब्रेन और बॉडी ग्रोथ जो है वो इतना आसानी, वो ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो जो बच्चों में ओवरऑल विकास होना चाहिए वो बहुत आवश्यक है, तभी वो किसी देश के लिए मानव संपदा, मानव संसाधन बन पाएंगे। अन्यथा वो जो है बर्डन बन करके रह जाएंगे, वो कोई बहुत टेक्निकल स्किल नहीं गेन कर पाएंगे, लर्निंग कैपेसिटी उनकी बहुत लो हो जाएगी। तो आईसीडीएस जो प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें बच्चों को मिड डे मील वगैरह दिया जाता है, तो ये जो मिड डे मील वगैरह है ये इसीलिए चलाए गए थे कि बच्चों में पोषण की कमी ना होने पाए। फिर प्रेजेंट गवर्नमेंट जब आई 2014 में, इन्होंने सबसे पहला यही स्कीम चलाया, स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री प्रोग्राम चलाया गया, ओडीएफ प्लस चलाया गया, शहरी ओडीएफ चलाया गया। ठीक है, जिससे ओपन डेफिकेशन को कम करके चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग को कम किया जा सके। तो आप यहां पे देख रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो काफी बहुत व्यापक प्रभाव डालता है। इसकी रिपोर्ट्स को सरकारें जो है वो अपने पॉलिसी मेकिंग में भी यूज करती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो भारत जो है वो वर्स्ट परफॉर्मर्स की कैटेगरी में आता है। सीरियस कंडीशन है यहां पर और बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी को भी बहुत ज्यादा इस पर कॉन्सेंट्रेशन देने की आवश्यकता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
अगर इसमें आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये 1975, ठीक है। तो पहले जो है ना इसको जारी करता था IFPRI, ठीक है, ये जारी करता था, बाद में ये संस्थाएं इसको जारी करें। 1975 से आपको ध्यान रखना है, 1975 से ये जारी किया जा रहा है। 4 पैमाने इसमें लिए जाते हैं। भारत का ये स्थान है और साउथ एशिया में अफगानिस्तान सबसे वर्स्ट कैटेगरी में, उसके बाद भारत है। सीरियस कंडीशन यहां पर है, ठीक है। इसमें भारत जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अल्प पोषण, अल्प पोषण वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर है। उसी की वजह से चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग भी बड़ी समस्याएं बनी हुई है, ठीक है। चलिए, यस आशुतोष आपने सही जवाब दिया है। एडमिरल करमवीर सिंह बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हमारा कि एशिया पावर इंडेक्स 2020, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है, ठीक है। इसे भारत की रैंक क्या है, तो पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि एशिया पावर इंडेक्स जो है वो कौन बनाता है। तो एशिया पावर इंडेक्स जो है ये है लोवी, लोवी इंस्टीट्यूशन है, लोवी इंस्टीट्यूशन सिडनी ऑस्ट्रेलिया का है। और ये 2003 से इसे बना रहा है। लोवी इंस्टीट्यूशन 2003 से इसे बना रहा है, ठीक है। अब एशिया पावर इंडेक्स क्यों आवश्यक है और एशिया पावर इंडेक्स किन किन क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखता है, तो इसमें 128 इंडिकेटर्स लिए जाते हैं। सारे इंडिकेटर्स हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लोवी इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं, लोवी इंस्टीट्यूशन के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है हर्व लेमायू, हर्व लेमायू। इस बार एशिया पावर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कोरोना काल में, क्योंकि यहां पर इस पीरियड में सबसे ज्यादा जो प्रभाव में गिरावट आई है वो अमेरिका के प्रभाव में, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव में काफी गिरावट आई है और चाइना का प्रभाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे यह साबित हो रहा है कि एशियन रीजन में, कम से कम एशियन रीजन में जो चाइना है वो सबसे प्रभावशाली कंट्री के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो एशिया प्रशांत में अमेरिका की रैंकिंग काफी गिरी है और चाइना की रैंकिंग इसमें बढ़ी है। अब इसका कारण क्या है, इसमें हम देखते हैं भारत का भी क्या स्थान है, इसका कारण क्या है। अमेरिका की बात में करो, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इसकी रैंकिंग गिरी क्यों है, इसकी रैंकिंग का गिरने का कारण है कि प्रेजेंटली पेंडेमिक सिचुएशन में अमेरिका बहुत पुअरली रिस्पॉन्स कर पाया है। जैसे उन्होंने लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां या उसको कंट्रोल करने में, डेथ्स के मामले में, केसेस के मामले में सबसे हाई रहा है। तो ये जो पुअर रिस्पॉन्स अगेंस्ट पेंडेमिक सिचुएशन रही है कोरोना काल में, ये एक बड़ा कारण है जो इसके प्रभुत्व को कम किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस पीरियड में अमेरिका की इकोनॉमी में बड़ी गिरावट आई है। जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की इकोनॉमी को दोबारा रीगेन करने में पिछले साल 2019 के सिचुएशन में पहुंचने के लिए अब फिर से 2024 तक का समय लग जाएगा। मतलब दोबारा अमेरिका उसी स्तर पर पहुंचेगा 2024 में, ठीक है। तो वहां की इकोनॉमी में बड़ी गिरावट जो है, इसका बड़ा कारण है ट्रेड डिस्प्यूट। चाइना के साथ में इसका बड़ा ट्रेड डिस्प्यूट है। ट्रेड डिस्प्यूट के कारण भी अमेरिका की पावर में गिरावट आई है, ठीक है। इसके अलावा विड्रॉल फ्रॉम वेरियस ट्रीटीज, तमाम संधियां हैं जो पर्यावरण की, जैसे पेरिस क्लाइमेट संधि से अमेरिका बाहर हो गया, अभी उसने WHO से भी बाहर हो गया। तो ऐसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विभिन्न संधियां हैं, उस पे अमेरिका के एक जिम्मेदार नेशन के तरीके से व्यवहार ना करना भी एशिया पावर इंडेक्स में उसकी रैंकिंग को लगातार नीचे कर रहा है। पर फिर भी उसके पॉइंट्स में गिरावट आई है, पर फिर भी अमेरिका इसमें नंबर 1 पे बना हुआ है। फर्स्ट रैंकिंग जो है वो अभी भी यूएसए की है, पर पुराने पॉइंट से इसके पॉइंट्स लगातार गिरते जा रहे हैं, ठीक है। पहले
इसके पॉइंट था 85, इस बार 84.2 हो गया है, ठीक है। वहीं चाइना के पॉइंट जो है इसमें लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस पे इंडिया का क्या प्रभाव है, ठीक है। इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली 4th रैंक पर बना हुआ है, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग इसमें 4th है, तो इंडिया 4th रैंक पर इसमें बना हुआ है। फर्स्ट है यूएसए, सेकंड है चाइना, ठीक है, फिर थर्ड है जापान, और 4th है इंडिया। ये 4 देशों के कम से कम नाम आप याद रखिएगा। अब कहा गया है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो भारत का पोटेंशियल था, पिछले साल भारत का पोटेंशियल माना जा रहा था कि वो काफी तेजी से आगे बढ़ेगा, चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टक्कर देगा, पर पेंडेमिक सिचुएशन के बाद अब भारत को दोबारा से अपनी जो पोटेंशियल गेन करने में अगले 3 साल का वक्त और लग सकता है। तो इसमें कहा गया है कि भारत के पोटेंशियल में जो गिरावट आई है 10% की आई है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट है भारत के पोटेंशियल में। इस पोटेंशियल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पोटेंशियल को, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के पोटेंशियल को, तमाम चीजों को इसमें जोड़ा गया है। क्या होगा कि नए तरीके की पॉवर्टी लाइन डेवलप होगी, जिस तरीके से लोगों के रोजगार यहां पर छिने हैं कोरोना काल में, मजदूरों का माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है, तो उससे क्या होगा कि एक नए तरीके की पॉवर्टी लाइन यहां पर विकसित होगी। हंगर इंडेक्स में हो सकता है भारत जो है ना और नीचे चला जाए, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ ही रहा है लगातार, जीडीपी में लगातार गिरावट हम देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली नेगेटिव जा रही है, ठीक है। तो ये सब जो कारण हैं ये दिखाते हैं कि भारत ने अपने पोटेंशियल को काफी हद तक खोया है। 10% पोटेंशियल भारत ने इस कोरोना काल में पिछले 6-7 महीने में खोया है। एक टर्म याद रखिएगा, स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर इस इंडेक्स में कहा गया है जापान को इसमें स्मार्ट पावर की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। स्मार्ट पावर इसलिए कहा गया है कि जापान जो है इसने कई सारे न्यूक्लियर त्रासदियां यहां पर हुई हैं, ठीक है। एक तो न्यूक्लियर अटैक इस पर हुए थे, उसके बाद फुकुशिमा प्लांट जो 2011 में डिस्ट्रॉय हुआ, उसकी वजह से रेडिएशन फैला और बड़े स्तर तक जो है जापान इससे प्रभावित हुआ। उसके बावजूद भी जापान जो है वो अपनी ग्रोथ को, अपने प्रभाव को इस क्षेत्र में बरकरार रखे हुए, इसलिए इसको कहा गया स्मार्ट पावर, ठीक है। तो इस क्षेत्र में ये 4 प्रमुख देश हैं। अगर हम देखें जो देश नीचे से बहुत तेजी से अपने प्रभावों को बढ़ा रहे हैं, तो उसमें प्रमुख देश हैं जो अपने प्रभाव को बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो देश हैं वियतनाम, ताइवान अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से इस इंडेक्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया इस कैटेगरी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अमेरिका, चीन, जापान, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ये इनकी कैटेगरीज है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड में एशियन देशों के, कहा जाता है कि अगली जो सदी है, ये एशिया की सदी होने वाली है। एशियन कंट्रीज का वर्ल्ड इकोनॉमी में बड़ा योगदान होगा और लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जो अमेरिकन कंट्रीज हैं और यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको भी ये पीछे करके आगे बढ़ेगा। पर जिस तरीके से इस पीरियड में एशियन कंट्रीज ने अपने पोटेंशियल को खोया है, अगर हम चाइना को छोड़ दें तो ज्यादातर एशियन कंट्रीज को इस पर काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। चाइना को अगर हम देखें तो उस पर कोई विशेष प्रभाव कोरोना का नहीं पड़ा है और वो फिर से अपनी इकोनॉमिक गेन की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक रीजन में, एशिया प्रशांत क्षेत्रों में, एशिया में जो कंट्रीज भी इस इंडेक्स में ऊपर जा रही हैं वो इकोनॉमिक क्षेत्र में, स्ट्रेटेजिक डिफेंस के क्षेत्र में अपने योगदान को लगातार बढ़ाती चली जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें भारत की रैंकिंग में और सुधार होना चाहिए, जिसमें अब थोड़ा सा अधिक समय लग सकता है। जैसे प्रोजेक्शन दिया गया है कि 2030 तक जो भारत की रैंकिंग है वो जापान के बराबर पहुंच सकती है। पहले ये प्रोजेक्शन 2024-25 का था, पर अब ये प्रोजेक्शन 2030 तक है, 3rd रैंकिंग पर इंडिया के जाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो चाइना का जो पॉइंट्स हैं वो 76.1 है, जापान का 41 है और इंडिया का 39.7 है। तो यहां पर देखिए चाइना और भारत के बीच में लगभग आधे का अंतर है। इसलिए भारत को चाइना के बराबर पहुंचने के लिए पावर इंडेक्स में अभी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? ठीक है, ये हाल ही में, वैसे कुछ बैंक हैं जिनके ऑलरेडी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं चल रही हैं। तो किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की? इसमें क्या होगा, आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही अपने ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने बैलेंस का पता लगा सकते हैं। कोई डिडक्शन हुआ तो वो डिडक्शन किस मद में हुआ है उसका भी पता लगा सकते हैं। ये सब किया जा सकता है और ये करने वाला बैंक अभी हाल में बना है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक ने जो है व्हाट्सएप सेवा चालू की है। तो इसमें एक व्हाट्सएप वेरीफाइड नंबर होगा जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होगा। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मतलब उसमें कोई भी सेंध नहीं लगाई जा सकती है। ठीक है, तो आईडीबीआई बैंक ने ये चालू किया है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे चेकबुक अगर आपको चाहिए तो उस पर आप चेकबुक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो उस पर बैंक स्टेटमेंट के लिए आप सीधे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो ये बहुत फ्रिस्क हो जाएगा और जो बैंकिंग टाइम, बैंकिंग सेवाओं को देने में जो समय लगता है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, आईडीबीआई बैंक का जो मुख्यालय है, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। आईडीबीआई बैंक के सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। जो लोग बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे किसी बैंक किसी कारण से ऐसे चर्चा में है तो उसके सीईओ वगैरह के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पर ये बैंकिंग के एग्जाम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज लोगो ऑफ आईडीबीआई बैंक। ओईसीडी देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, ओईसीडी देशों में जाने। अब ओईसीडी क्या है पहले ये समझते हैं। ओईसीडी इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें कई सारी कंट्रीज हैं, 37 कंट्रीज हैं, ज्यादातर अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज हैं, या आप कह सकते हैं ये जो 37 देश हैं ये विकसित देश हैं। विकसित देशों की कैटेगरी में आते हैं जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी हाई है, पर कैपिटा इनकम काफी हाई है। ठीक है, अर्निंग के एम्प्लॉयमेंट हाई है। ठीक है, रेम्यूनरेशन का लेवल जो है वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। तो ऐसे 37 देशों का एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ओईसीडी। ओईसीडी की स्थापना हुई थी 1961 में। 1961 में ओईसीडी की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। पेरिस में है और अभी इसमें 37 देश हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ओईसीडी का ही ओईसीडी फोरम है। ओईसीडी फोरम है। ठीक है, ओईसीडी का ओईसीडी फोरम है जिसका गठन 2000 में हुआ था। तो ये जो फोरम है इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये तमाम सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं इन कंट्रीज के बीच में, ठीक है, सामाजिक डेवलपमेंट, आर्थिक डेवलपमेंट के जो चैलेंजेस हैं इन पर डिस्कशन किया जाए। ठीक है, इसके लिए ओईसीडी फोरम बनाया गया। ओईसीडी का जो मुख्य उद्देश्य है ये देशों को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में मदद करना। तो एक क्लोज्ड ग्रुप है, भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, अब ये जो देश हैं ओईसीडी कंट्रीज, ये बहुत आकर्षित करते हैं दुनिया के तमाम लोगों को यहां पर जाने के लिए। ठीक है, एक तरीके से कहिए कि पुश और पुल दोनों तरीके के फैक्टर काम करते हैं। जैसे इन देशों में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं तो क्या है, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको आकर्षित कर रहे हैं, मतलब खींचने का प्रयास कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पुल फैक्टर। और अगर आपके देश में रोजगार की समस्याएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है और आप किसी अच्छे देश में निवास करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, ठीक है, जैसे लोग कनाडा में बहुत ज्यादा बसना पसंद कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है, तो
ये क्या है, पुश फैक्टर है। जैसे सीरिया से माइग्रेशन काफी तेजी से बढ़ा है क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट जो है अनस्टेबल हो गई, वॉर छिड़ गए, पूरा जो है ना सिविल वॉर का सिचुएशन हो गया, बाहर के देशों के साथ भी वॉर का सिचुएशन हो गया, तो सीरिया से माइग्रेशन बहुत तेजी से बढ़ा। तो माइग्रेशन जो है ना उसके बढ़ने के अपने सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं, सामाजिक आर्थिक कारण होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंटल कॉजेज हो सकते हैं, तो इस तरीके के तमाम कारण होते हैं। तो ज्यादातर लोग इन्हीं ओईसीडी कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो माइग्रेशन के मामले में, माइग्रेशन इन द सेंस कि हमारे देश से कितनी ज्यादा मात्रा में लोग बाहर के देशों में जा रहे हैं, ठीक है, उसके अपने फायदे भी होते हैं। जब वो बाहर के देशों में जाते हैं, वहां से अर्निंग अपनी भेजते हैं कंट्री में अपने फैमिलीज को, तो वो आती तो फाइनली हमारे यहाँ ही, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस, जो बाहर से पैसा भेजा जाता है, रेमिटेंस। तो रेमिटेंस बढ़ता है। अब इस मामले में सबसे ज्यादा जहां से फर्स्ट रैंकिंग पर है चाइना। चाइना, तो आप अगर देखिए तो चाइना जो है वहां पर डेवलपमेंट काफी, अब चाइना के बारे में सही इंफॉर्मेशन तो पूरी तरीके से नहीं मिलती है, वहां पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत ज्यादा है। पर चाइना में हम देख रहे हैं माइग्रेशन चाइना से सबसे ज्यादा होता है, मतलब 4-4.5 लोग हर साल दूसरे देशों में जाकर के बसते हैं, वहां पर परमानेंट रेजिडेंस पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, इस तरीके के वहां पे देखा गया है। तो चाइना में मुख्य कारण है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो लोगों को फ्रीडम बहुत कम देती है, ठीक है, काफी क्लोज्ड टाइप का गवर्नेंस है, सिंगल पार्टी रूलिंग है वहां पर, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का वहां पर रूल है, सिंगल पार्टी है। तो ये कारण है चाइना के कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ज्यादा होने के बावजूद भी लोग यहां से निकल करके दूसरे देशों में, यूएस में, कनाडा में, इन जगहों पर जाकर के बस रहे हैं, ठीक है। तो भारत जो है ना वो चाइना के बाद सेकेंड रैंक पर आता है, ठीक है, सेकेंड रैंकिंग पर भारत है, जहां पर 3.5 लाख से ज्यादा लोगों का माइग्रेशन होता है प्रतिवर्ष बाहर के देशों में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये इस तरीके का एक इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक जारी करता है, ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। तो 2020 की अभी रिपोर्ट आई हुई है जिसमें यही कहा गया है कि भारत से इस वर्ष जो 3.3 लाख 3.3 लाख लोगों का माइग्रेशन ओईसीडी के 37 देशों में शिक्षा के लिए हुआ है, रोजगार के लिए हुआ है, इन तमाम कारणों से हुआ है। तो भारत की रैंकिंग इसमें सेकंड आई है, ठीक है, फर्स्ट रैंकिंग है चाइना की, याद रखेंगे। चीन इसमें पहले भी था, लगातार उसमें बढ़ोतरी आ रही है, जैसे इस बार उसके माइग्रेशन में लगभग 1.2% की बढ़ोतरी आई हुई है, ठीक है, भारत में भी इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो चाइना और भारत का डायस्पोरा, जो लोग बाहर जाकर के रहते हैं इसको डायस्पोरा बोलते हैं, इंडियन डायस्पोरा चाइना और भारत का बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है। चलिए, तो भारत की रैंकिंग ओईसीडी माइग्रेशन आउटलुक में कितनी है, सेकेंड रैंकिंग है। फर्स्ट रैंकिंग पर है कौन सा देश, चाइना। यहां पर एनवायरमेंट से रिलेटेड अगली न्यूज है, ठीक है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर वेटलैंड साइट बना है, रामसर वेटलैंड साइट। तो रामसर क्या है, रामसर वेटलैंड साइट का क्या मतलब है, देखिए रामसर जो है ईरान का एक सिटी है, कैस्पियन सी के किनारे पर। तो रामसर में 1971 रामसर में 1971 में क्या हुआ कि एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया, और इस संधि में जितने भी वेटलैंड एरिया होते हैं, वेटलैंड क्या होते हैं, वेटलैंड वो एरियाज होते हैं जहां पर साल भर के कुछ निश्चित समय में जल का जमाव होता है, वहां पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स और वहां पे स्पीसीज रहती हैं, एक तरीके का इकोसिस्टम है पूरा, जहां पर विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु वहां पर रहते हैं, ठीक है।
वेटलैंड बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि वेटलैंड वाटर टेबल को रिचार्ज करते हैं, पानी का जल जमाव रहता है, पानी परकोलेट करके लैंड के अंदर जाता है तो वहां पर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, सिंचाई के लिए जल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बहुत सारी स्पीसीज को भोजन पानी भी उपलब्ध करवाता है। तो रामसर कन्वेंशन के माध्यम से ऐसे जितने भी वेटलैंड साइट हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हैं, उनको बारी बारी रिकॉग्नाइज किया गया। इसके 10 स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मीट आउट करना होता है। तो ये एक इंटरनेशनल संधि है, इंटर गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है। तो 1971 में ये साइन की गई, ठीक है, और इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो 1975 से ये इफेक्ट में आ गई, अभी पिछले वर्ष देखें तो एक ही बार में भारत के 10 वेटलैंड साइट्स को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। तो अभी भारत में अभी तक 37 वेटलैंड एरिया थे, ठीक है। जब भी कोई वेटलैंड शामिल होता है तो जरूर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने वेटलैंड साइट हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, भारत में इस समय आसन के शामिल होने के साथ साथ 38 वेटलैंड साइट हो गए हैं। और आसन जो है ये उत्तराखंड का पहला वेटलैंड साइट है, ठीक है, पहला आर्द्र भूमि क्षेत्र है जिसे रामसर संधि में शामिल किया गया है, ठीक है। और कुल मिलाकर के रामसर संधि जहां पर लागू है वो 171 देश हैं। इन 171 देशों में 2400 साइट्स हैं जो कि इस वेटलैंड के तहत कवर होती हैं, ठीक है, इस वेटलैंड के तहत कवर होती हैं। तो उत्तराखंड का जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बहुत छोटा साइज का है ये, पर इसका बहुत इंपॉर्टेंस है वहां पर। ये देहरादून के पास में ही है। अब ये किस नदी पर है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे कि इसका नाम है आसन, तो आसन नदी और यमुना नदी का कॉन्फ्लुएंस है, वहां पर दोनों मिलती हैं। तो जहां पर आसन नदी और यमुना नदी मिलती हैं तो ये आसन नदी का नाम है। तो बेसिकली आसन नदी की तरफ जहां मिलना है उसे आसन नदी की साइड पर एक बड़ा जल जमाव का क्षेत्र है, वहां पर ये वेटलैंड है। तो याद रखिएगा ये आसन नदी पर बना हुआ है, यमुना नदी पर नहीं है, ठीक है। यमुना नदी में मिलने से पहले ही आसन नदी ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाती है, त्रिकोणीय संरचना बनाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये यमुना जा रही है, इधर से आसन नदी आ रही है, तो इस जगह पर एक 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का जल जमाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसे आप गूगल मैप में भी देख सकते हैं। तो यहीं पर है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो इसे बनाया गया है ताकि यहां पर आने वाले पक्षियों को संरक्षित किया जा सके, ठीक है। वो क्या रहा है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से बहुत तेजी से वेटलैंड्स का नुकसान हो रहा है। वेटलैंड सूख जाते हैं क्योंकि मान लीजिए कि किसी रिवर से पानी डाइवर्ट होकर के वेटलैंड को सप्लाई होता है। अब उस एरिया में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो जाए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो जाए, तो जो वेटलैंड है वो सूख जाता है। जब वेटलैंड सूख जाता है तो वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। उस वेटलैंड पे डिपेंडेंट जितनी भी स्पीसीज हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो अब वहां पर नहीं आती हैं। तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को इससे नुकसान पहुंचता है। और इकोसिस्टम को अगर नुकसान पहुंचता है तो मानव भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, इससे मानव को भी सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता है। तो रामसर जो कन्वेंशन है इसका यह भी उद्देश्य है लोगों को वेटलैंड की इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूक करवाना। इसी के तहत एक और इसमें आप करंट अफेयर्स याद रखिएगा, ठीक है, कि एक और इसमें रिकॉर्ड तैयार किया जाता है जिसको हम कहते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ठीक है, ये रामसर के तहत ही है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड भी वेटलैंड से ही संबंधित है, पर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में क्या होता है कि ऐसे वेटलैंड जो मानव हस्तक्षेप के कारण डेंजर में आ चुके हैं, जहां पर किसी कारण से वो सिकुड़ रहे हैं, वाटर सप्लाई कम हो रही है, सूखे की परिस्थिति वहां पर बनती चली जा रही है, ठीक है, तो उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के तहत रखा जाता है और उन पर विशेष ध्यान देने के लिए सरकार को, उस देश की सरकार को बोला जाता है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के तहत ऐसे संकटापन्न जो भी
क्षेत्र हैं वेटलैंड के, उनको शामिल किया जाता है। तो वैसे तो भारत के रामसर कन्वेंशन में जो साइट्स हैं वो हैं कितनी, 38 हो चुकी हैं, पर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भारत की 2 साइट रखी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक है केवलादेव, केवलादेव पक्षी रिजर्व है। कहां पर है केवलादेव? चलिए बताइए आप लोग, केवलादेव पक्षी रिजर्व कहां पर है? ठीक है, केवलादेव पक्षी रिजर्व को रखा गया। और लोकटक, लोकटक झील, लोकटक झील, ये 2 जो हैं ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत आती हैं। मतलब ये वो वेटलैंड एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में आ चुके हैं। ठीक है, तो इनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के तहत रख करके इन पर विशेष कार्य किया जाता है रिजुविनेशन के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो देहरादून क्षेत्र में है और आसन रिवर के किनारे पर स्थित है, जहां पर वो यमुना से मिलने वाली होती है। ठीक है, चलिए मुझे जवाब दीजिए आप लोग कि केवलादेव किस राज्य में है और लोकटक झील किस राज्य में है? केवलादेव किस राज्य में है और लोकटक झील किस राज्य में है? केवलादेव किस राज्य में है और लोकटक झील किस राज्य में है? ठीक है, जब रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था और इफेक्ट में आया था तब भारत इसका सदस्य नहीं था। भारत ने इस कन्वेंशन को साइन किया है 1982 में। ठीक है, तो भारत जो है इस कन्वेंशन को, भारत इसमें आया है 1982 में। ठीक है, बताएं आप लोग। चलिए मैं अभी आगे बढ़ता हूं, आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि केवलादेव पक्षी रिजर्व किस राज्य में है और लोकटक झील किस राज्य में है। तो मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगा कि लोकटक झील का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, रिसेंटली कौन, इसमें से कौन हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को? यूनेस्को में किसे इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, आप लोग प्लीज जवाब दीजिए अगर आपको लोकटक झील के बारे में और इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए तो। चलिए, तो किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यूनेस्को में भारत की ओर से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसे नियुक्त किया? पहले यूनेस्को जान लीजिए क्या है। ठीक है, दिस इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर, एजुकेशन, साइंस और कल्चर। आप देखें तो बहुत सारी साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का की कैटेगरी में रखा जाता है, फिर उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक है, जैसे ताजमहल वगैरह भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। भारत लगभग हर वर्ष किसी न किसी साइट को रेकमेंड करता है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा जाए। ठीक है, फिर उस पर अंतर्राष्ट्रीय पैमाने के आधार पर फंड्स भी मिलते हैं, प्रोटेक्शन भी करने के गाइडलाइंस भी मिलते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन, साइंस और कल्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में यह काम करता है यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को का कार्यालय भी कहां है? पेरिस में। पेरिस में देखिए, जितनी भी संस्थाएं ऐसी होंगी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की होंगी, करेंसी, पैसा से रिलेटेड होंगी, ये ज्यादातर न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन में होंगी। और ऐसी संस्थाएं जो वेलफेयर से रिलेटेड होंगी, ये ज्यादातर यूरोपीय, जिनेवा में, पेरिस में, रोम में, इन स्थानों पर होंगी। आप चाहे एक बार ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो यूनेस्को कहां है? पेरिस में है। और 1945 में यूनेस्को का गठन हुआ था। 1945 में यूनेस्को का गठन हुआ था। और याद रखिएगा
अभी चूंकि ये चर्चा में है तो इसके प्रमुख यूनेस्को के हेड कौन है? इनका नाम है आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले, ठीक है, आंद्रे अजोले। आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। छोटा सा सवाल है, केवलादेव पक्षी रिजर्व कहां है? सबसे बेहतर पक्षी रिजर्व में शामिल है ये। ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है केवलादेव। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि किसे नियुक्त किया गया है। इसमें विशाल वी शर्मा को, विशाल शर्मा जी को परमानेंट प्रतिनिधिमंडल की ओर से इसमें परमानेंट एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। दिस इज द लोगो ऑफ यूनेस्को। कैन देख एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? इंडियन बैंक एसोसिएशन, आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन क्या है? एक्चुअली 237 बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, 237 बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का एक ग्रुप है। ये बैंकिंग वेलफेयर, ठीक है, बैंकिंग की फेयर प्रैक्टिसेस, इनसे रिलेटेड काम करते हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, डेवलपमेंट, इनसे रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर्स का एक चैम्बर है ये। तो आईबीए जो है, आईबीए, किसे आईबीए प्रमुख नियुक्त किया गया है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे आईबीए प्रमुख नियुक्त किया गया है? ओके, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी हैं राज किरण राय। राज किरण राय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी हैं राज किरण राय। इन्हें नियुक्त किया गया है आईबीए का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ठीक है, राज किरण राय। इसके अलावा अगर हम देखें वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए दिनेश कुमार खारा को। दिनेश कुमार खारा को, ठीक है, ये दिनेश कुमार खारा जी जो हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनको वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ठीक है, आईबीए का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां है आईबीए का? मुंबई। भारत में भी जितने संस्थान मुद्रा से रिलेटेड होंगे उनका हेडक्वार्टर होगा मुंबई में, और जितना भी पॉलिटिक्स पावर से रिलेटेड होंगे उनका होगा दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये हैं हमारे राजकिरण राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स की जो पहली महिला ऑफिसर थी, रिटायर हुई, विंग कमांडर के तौर पर रिटायर हो चुकी थी, इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, अब चूंकि ये भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली पहली फर्स्ट महिला कमांडर थी, हालांकि ये डॉक्टर थी। ठीक है, ये डॉक्टर थी, एमबीबीएस डॉक्टर थी। इन्होंने फोर्सेस ज्वाइन किया और 1971 के वॉर के समय में, काफी वॉर सिचुएशन के टाइम में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। विशिष्ट, अति विशिष्ट सेवा मेडल भी इनको प्राप्त हुए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहली महिला विंग वुमेन ऑफिसर या विंग कमांडर रिटायर हो चुकी है, उनकी मृत्यु यहां पर हुई है? ठीक है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है विजय लक्ष्मी रमनन। विजय लक्ष्मी रमनन। ठीक है, ओके। 1955 में इन्होंने ज्वाइन किया था फोर्सेस को, तो इनकी मृत्यु जो है हुई है। एक बहुत अच्छी डांसर भी हैं, रही हैं, ये एयरफोर्स ऑफिसर के साथ साथ में डांसर भी रही हैं। ठीक है, संगीतक, डांसर, ये सब रही हैं ये। तो याद रखिएगा, पहली महिला ऑफिसर रही हैं ये भारतीय वायुसेना की।
ठीक है, ये इनका फोटो है, रमनन जी। कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत, दो तरीके की संगीत विधाएं होती हैं, ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत और कार्नेटिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक। तो ये कार्नेटिक म्यूजिक में भी काफी पारंगत रही हैं, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो में कलाकार के तौर पर भी इन्होंने रिटायरमेंट के बाद में काम किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो अभी ये थर्ड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, थर्ड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया गया है। किस डे को ये मनाया जाता है? ठीक है, तो याद रखेंगे ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। ये तीसरा है और ये विश्व सांख्यिकी दिवस जो है ना, ये इसकी जो थीम है या विषय है, विषय याद रखेंगे, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डेटा को बहुत फज किया जाता है, बहुत मैनिपुलेट किया जाता है ताकि अपने तरीके से दिखाया जा सके कि एक्चुअली क्या काम हो रहा है। गवर्नमेंट्स भी डेटा को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती हैं, सोशल मीडिया और हमारे जो मीडिया हाउसेज है ये भी डेटा को मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी सिचुएशन है। क्योंकि हमारे कोई भी जो डिसीजन होता है वो डेटा बेस्ड होता है, ठीक है, आगे का डिसीजन इस डेटा पर लेंगे, मोर्टेलिटी रेट इतनी है तो हमें ये काम करना चाहिए, मोर्टेलिटी रेट को कम कर, तो डेटा बेस्ड होता है। तो इसमें कहा गया है कि कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, डेटा वी कैन ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन डेटा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जो कि हमें बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है नाउअडेज, ठीक है। तो ये विश्व सांख्यिकी दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक, यूनाइटेड नेशन स्टैट कमीशन, यूनाइटेड नेशन स्टैट कमीशन ने 2010 में प्रारंभ किया था और ये 5 वर्ष के गैप पे होता, तो 10 में हुआ होगा, 10 में हुआ, फिर 2015 में हुआ और फिर 2020 में। तो ये 5-5 वर्ष के अंतराल पर, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 5 वर्ष की, ठीक है, 5-5 वर्ष के अंतराल पर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये तीसरा एडिशन इसका है जो कि 20 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि ये इवेंट हर 5 साल में एक बार होता है तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होगी, ठीक है। ये हर साल नहीं हो रहा है, तो ये 5 साल में हो रहा है। तो ऐसी जो इवेंट होती है जो लंबे गैप के बाद होती है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, अभी तक आप लोगों ने आंसर नहीं दिया है। यश, आप काफी आंसर दिए हैं। आशुतोष, कहां हैं आप लोग, आंसर दीजिए प्लीज, कि लोकटक झील कहां है। अब तक तो आप लोग गूगल करके भी आंसर दे देते हैं, है ना। ऑनलाइन क्लास की अच्छी बात यही है, घर में बैठे बैठे गूगल करो और आंसर दो, है ना। दिस इज सिंबल ऑफ वर्ल्ड स्टैट डे, ठीक है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। तो प्रत्येक वर्ष पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। एक्चुअली 21 अक्टूबर को जो पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है वो लद्दाख में चीनी अटैक, ठीक है, चीनी आक्रमण किया गया था लद्दाख के
लद्दाख में एक क्षेत्र है हॉट स्प्रिंग रीजन, वहां पर चीनी अटैक किया गया था और वहां पर 20 से ज्यादा जो भारतीय इंडो तिब्बत के पुलिस सेवा है उससे संबंधित जो जवान हैं उनकी मृत्यु हुई थी, और उन्हीं की स्मृति में, उनके शहीद होने की स्मृति में 21 अक्टूबर को हम मनाते हैं पुलिस स्मृति दिवस के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा ये जो जितनी भी सेवाएं हैं पैरामिलिट्रीज वाली, जिनको सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, ठीक है, ये पूरी तरीके से सेना सेवा नहीं है। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस जो है मतलब इन्हें पुलिस की कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए कोई भी देश जो है, कोई भी देश, यहां पर देखें ये आईटीबीपी, तो कोई भी देश जो है वो अपने देश की सीमा क्षेत्र और जनसंख्या, इसी के आधार पर वो अपनी सेनाओं की संख्या बना सकता है। ठीक है, उस पर भी एक कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसलिए भारत ने अपनी सेना के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की क्षमता बढ़ाई, जिससे हम अपने आसपास के पड़ोसी देश जो काफी एग्रेसिव हैं, ठीक है, उनको काउंटर कर सकें। स्पोर्ट्स के क्षेत्र से ये न्यूज है, हमारी लास्ट न्यूज है आज की है। ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2020 में शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप, ठीक है, शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप जीती है? ठीक है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो ये किसने प्राप्त किया है? ठीक है, शेख रसल। पहली बात जान लीजिए कि ये जो चैंपियनशिप है, ठीक है, ये चैंपियनशिप होती है बांग्लादेश में। ठीक है, इसे जीता है इलावेनिल वलारिवन ने। ठीक है, तो ये जो है शेख रसल इंटरनेशनल महिला स्पर्धा में इन्होंने जीता है, महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, बांग्लादेश का जो शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, और जापान के याद रखिएगा नाया ओकाडा, इन्होंने मेल कैटेगरी में जीता है, मेल कैटेगरी में गोल्ड जीता है। ठीक है, नाया ओकाडा ने मेल कैटेगरी में जीता है। ठीक है, और इलावेनिल वलारिवन ने फीमेल कैटेगरी में इसमें जीता है। ठीक है, भारत से किसी ने कुछ जीता है तो यस याद रखिएगा, भारत से शाहू तुषार ने ब्रॉन्ज मेडल इसमें अपने नाम किया हुआ है। ठीक है, चलिए किसी ने आंसर अभी तक नहीं दिया, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि जो लोकटक झील है वो जानी जाती है, लोकटक झील जो है वो जानी जाती है अपने फ्लोटिंग बायोमास के लिए, फ्लोटिंग बायोमास के लिए। मतलब इसमें झील में तैरते हुए ऐसे जैसे घास पौधे होते हैं तैरते हुए, गोल टाइप के ऐसे मिलेंगे। ठीक है, इनको, ये फ्लोटिंग बायोमास है, इनको लोकल लैंग्वेज में वहां कहते हैं फुमडिस। ठीक है, फुमडिस कहते हैं। तो ये जो तैरने वाले बायोमास होते हैं इस पर कुछ जीव रहते हैं। यहां का एक प्रमुख हिरन है जिसको कहते हैं संगाई हिरन, ये बहुत फेमस है, इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है, डांसिंग डियर, क्योंकि ये जब इस पर चलता है, ये बायोमास क्योंकि तैर रहा है तो वो भी ऐसे हिलता रहता है, तो इसकी वजह से उसको डांसिंग डियर कहते हैं। वो सिर्फ इसी बायोमास को खा करके जीवित रहता है। ठीक है, लोकटक झील। तो लगातार क्या हो रहा है कि पर्यटन वगैरह इन क्षेत्रों में बढ़ने के कारण ये फुमडिस जो है ना, ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्योंकि जो वेटलैंड है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो फुमडिस भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इस वजह से लोकटक झील अक्सर चर्चा में बनी रहती है। ठीक है, ये हमारा इस वीक का T20
रहा है। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं तो देखते हैं और क्या कुछ चर्चा में रहा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।